हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने वस्त्र विज्ञान यानी टेक्सटाइल के बारे में हम लोगों ने जाना। टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, कैसे हुई और क्या है कि मतलब ये जो क्या वस्त्र विज्ञान की जो अवस्थाएं हैं, किस प्रकार से एक वस्त्र जो है, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से और कैसे, एक पहले क्या होता है, एक तंतु होता है, तंतु से हम लोग क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं, धागे से हम लोग कपड़ा बनाते हैं और कपड़े से हम लोग क्या करते हैं कि पहनने योग्य कपड़ा बनाते हैं। तो हम लोग ने ये सब चीज़ें देखी कि कैसे हम लोग एक एक प्रोसेस करके कैसे कैसे कपड़ा बनकर तैयार होता है, उसके बाद कितनी उस पर फिनिशिंग की जाती है, ब्लीच किया जाता है, नील लगाया जाता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने एक आप देख सकते हैं जो एक इसका एक आउटलाइन हम लोगों ने देखा ना। तो हम लोगों ने क्या समझा कि किस तरीके से रेशा बनता है, रेशा कितने प्रकार के रेशे होते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे रेशम ना, जिसको बोलते हैं सिल्क। तो रेशम क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो रेशम का उत्पादन और रेशम जो है वो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप जानते ही हैं कि रेशम जो है ये बहुत ही महंगा कपड़ा होता है और जो क्या करते हैं कि सब लोग इसको खरीद नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति बहुत गरीब होता है, जो गरीब लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, इसको नहीं खरीद पाते हैं। तो रेशम क्या है, इसको इसके बारे में जानेंगे। तो रेशम जो है यह प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा होता है और इसको हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। रेशम जो है यानी सिल्क जो है ये प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा है और लंबा रेशा है ना। प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत लंबा रेशा है। लेकिन लंबे रेशे की बात करें तो देखिए ये सबसे लंबा है और इसका ये क्या है, ये फिलामेंट है। लंबे रेशे को फिलामेंट बोलते हैं, छोटे रेशे को स्टेपल बोलते हैं। और इसका मापन किस में होता है, इसका मापन होता है मीटर में ना। इसको किस में मेज़र करते हैं, मीटर में करते हैं। और जो स्टेपल जो छोटे रेशे होते हैं उसको किस में मेज़र करते हैं, उसको करते हैं इंच में या सेंटीमीटर में। तो ये सब बातें हम लोगों ने कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझी थी। तो अब स्टार्ट करते हैं रेशम। तो ये जो है ये जो जंतु जगत से प्राप्त, और आप देखिए कि जो भी जंतु जगत से प्राप्त रेशे होते हैं ना, जो ये देखिए पहले तो प्राकृतिक रेशा है, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशे में ये हम लोगों को किससे प्राप्त होता है, जंतु जगत से प्राप्त होता है। तो जंतु जगत से प्राप्त रेशे में जो भी होते हैं, जो भी रेशे प्राप्त होते हैं वो हमको किससे, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है ना, उसमें किसकी मात्रा होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिल्क ना, सिल्क पढ़ना है। तो सिल्क में हम लोग क्या देखेंगे कि जानत्व रेशे में क्या कि प्रोटीन प्रधान होता है, प्रोटीन प्रधान होता है। तो जानत्व रेशे में क्या प्रधान होता है, प्रोटीन। जो भी जंतु जगत से प्राप्त रेशे होते हैं उसमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। और बात करें तो प्राकृतिक जगत में जितने भी रेशे हैं उसमें सबसे लंबा रेशा कौन सा है, रेशम। तो प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे हैं, जितने भी रेशे हैं उसमें सबसे लंबा रेशा क्या है, जो प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे हैं उसमें सबसे लंबा रेशा क्या है कि रेशम है। क्या है, रेशम, या आप सिल्क भी बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे उसमें सबसे लंबा रेशा रेशम है। और जो लंबे रेशे होते हैं उसका मेजरमेंट किस में करते हैं, फिलामेंट में। जो लंबे रेशे होते हैं उसका मेजरमेंट फिलामेंट में करते हैं, फिलामेंट का मेजरमेंट जो है उसका किस में करते हैं, जो उनका मेजरमेंट फिलामेंट में करते हैं। फिलामेंट का मेजरमेंट किस में होता है, मीटर में। फिलामेंट का मेजरमेंट
मीटर में होता है। जो लंबे रेशे होते हैं उनको फिलामेंट कहते हैं। ये लिखिए, जो लंबे रेशे होते हैं उनको फिलामेंट कहते हैं ना। और फिलामेंट का मेज़रमेंट मीटर में होता है। जो छोटे रेशे होते हैं उनको स्टेपल कहते हैं और छोटे रेशे का मेज़रमेंट किस में होता है, इंच या सेंटीमीटर में होता है। अब जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे हैं उसमें सिर्फ एक ही रेशा है जिसका मेज़रमेंट क्या करते हैं कि मतलब जिसका मेज़रमेंट हम मीटर में करते हैं, जो फिलामेंट होता है। और वो कौन सा रेशा होता है, वो भी क्या होता है, रेशम होता है। अगर पूछा जाए कि रेशों का राजा ना, तो रेशों का राजा कौन है, तो रेशों का राजा जो है, चाहे पूछ लिया जाए रेशों का राजा, चाहे पूछ लिया जाए रेशों की रानी, तो आप क्या कहेंगे, तो रेशों का राजा या रेशों की रानी बात करेंगे तो क्या होते हैं कि रेशम होते हैं, रेशम। लेकिन अगर रेशम नहीं रहेगा राजा में तो तब आप क्या लगाएंगे, तब आप ऑप्शन वाइज लगाएंगे, तब कपास आप लगाएंगे। और रेशों की रानी क्या होती है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, रेशम बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, रेशम से जो बने हुए कपड़े होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, जो रेशम से बने हुए कपड़े होते हैं इनको राजसी वस्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, राजसी वस्त्र बोलते हैं। रेशम से बने हुए कपड़े को राजसी वस्त्र बोलते हैं। और ये अगर बोला जाए तो वानस्पतिक जगत का ये, अगर देखिए ये प्राकृतिक जगत का जो जाना तो जगत का होता है, प्राकृतिक जगत के तो, लेकिन ये जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं वह क्या है कि ये सबसे लंबा और मजबूत रेशा है। लेकिन अगर वानस्पतिक जगत की बात की जाए तो उसमें सबसे लंबा मजबूत रेशा क्या है, लिनन है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या समझा, सिल्क जो है जो जंतु जगत से प्राप्त जो जंतु जगत से प्राप्त रेशे होते हैं उसमें क्या प्रधान होता है, उसमें प्रोटीन प्रधान होता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। फिर प्राकृतिक जगत में जितने रेशे होते हैं उसमें सबसे लंबा रेशा क्या होता है, रेशम होता है ना। और जो सबसे लंबे रेशे होते हैं उनको फिलामेंट बोलते हैं, जो छोटे रेशे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टेपल बोलते हैं। जो लंबे रेशे होते हैं उनका, जो फिलामेंट के रेशे होते हैं उनका मेज़र किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। जो छोटे रेशे होते हैं उनका मेज़र किस में किया जाता है, किस में, इंच या सेंटीमीटर में किया जाता है। तो हम लोगों ने इतनी चीज़ों को समझा। और उसके बाद रेशम को राजसी वस्त्र के नाम से, या जो रेशम से बने कपड़े को राजसी वस्त्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, रेशम की बात की जाए तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है ना, तो सिल्क की, इसकी प्राप्ति मतलब जो सिल्क के रेशम की प्राप्ति शहतूत के पेड़ के कीड़े से होती है। किससे, जो शहतूत के पेड़ के कीड़े से होती है। तो रेशम की प्राप्ति शहतूत के पेड़ के कीड़े से होती है, और जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है बॉम्बेक्स मोरी। तो इसका क्या नाम होता है, शहतूत के पेड़ के, और अगर बात की जाए तो शहतूत के पेड़ को क्या बोलते हैं, इसे मलबरी के नाम से जानते हैं, के नाम से जाना जाता है। शहतूत के पेड़ को मलबरी के नाम से जाना जाता है। तो रेशम की प्राप्ति शहतूत के पेड़ के कीड़े से होती है। तो जब रेशम जो प्राप्त करते हैं ना, तो इसका जो कीड़ा होता है ये एक कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है। और ये कीड़ा कहाँ रहता है, शहतूत के पेड़ पर रहता है। और उसको क्या नाम और किस नाम से जानते हैं, मलबरी के नाम से जाना जाता है। इस कीड़े का नाम क्या है ना, आप जान गए। इतना तो आप लोगों ने समझा कि रेशम जो है इसकी प्राप्ति शहतूत के पेड़ के कीड़े से होती है। मतलब कोई एक कीड़ा है जो शहतूत के पेड़ पर रहता है और उसका नाम क्या होता है, बॉम्बेक्स मोरी। तो इस कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मोरी है। तो इस कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं। यह क्या खाता है, जब ये शहतूत के पेड़ पर रहता है तो ये क्या खाता है, यह शहतूत की पत्तियों को खाता है। यह शहतूत की पत्तियों को खाता है।
तो ये क्या खाता है, शहतूत की पत्तियों को खाता है। शहतूत के पेड़ के मतलब पेड़ के कीड़े से रेशम बनाते हैं और ये मलबरी के नाम से जाना जाता है ये शहतूत का पेड़ जो है। और इस कीड़े का नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी है। यह शहतूत की पत्तियों को खाता है। अगर रेशम के इसके जन्मदाता की बात की जाए तो रेशम का जन्मदाता, देखिए सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रेशम का जन्मदाता कौन है, चीन। अभी आप इसको एक आपको कहानी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जन्मदाता कैसे चीन हुआ ना। पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि रेशम का जन्मदाता चीन है। और रेशम का अगर बात की जाए तो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन, रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादन जापान में होता है। देखिए जन्मदाता भले ही चीन है, लेकिन बात की जाए तो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो जापान में होता है। अब और बात करते हैं कि रेशम का अब भारत में उत्पादन में, मतलब जो भारत है उसका इसके उत्पादन में चौथा स्थान है। तो भारत रेशम के उत्पादन में चौथा स्थान है। अब भारत में रेशम की खेती कहाँ कहाँ होती है, तो भारत में रेशम की खेती कहाँ कहाँ, कश्मीर, मैसूर ना, कश्मीर मैसूर में किया जाता है। अगर बात की जाए तो इस पे कौन सी परिचर्या होती है, तो या कौन सी फिनिशिंग, कौन सी परिचर्या करते हैं, तो देखिए अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इस पे पढ़ेंगे ना कि सिल्क पर डिगमिंग की परिचर्या की, मतलब जो फिनिश की जाती है वो फिनिशिंग होती है, वो डिगमिंग होती है। कैसे कि इसमें जो गोंद, एक प्रकार का गोंद होता है, वो गोंद को हटाने के लिए इस पर डिगमिंग की परिचर्या की जाती है। जब डिगमिंग करते हैं सिल्क पर तो उसके क्या होता है, डिगमिंग करने के इस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि उस पर उसके भार में भी कमी आ जाती है। जब डिगमिंग उसके गोंद को हटाते हैं, तो जब गोंद को हटाते हैं तो साथ साथ इसका भार भी क्या होता है, कम हो जाता है। तब उसके बाद उसके भार को पुनः लाने के लिए हम इस पर कौन सी परिचर्या करते हैं, वेटिंग की जाती है, वेटिंग परिचर्या यानी भारण परिचर्या की जाती है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिल्क में दो प्रकार की परिचर्या की जाती है, एक डिगमिंग की हो गई। और डिगमिंग की परिचर्या क्यों करते हैं कि जब हम सिल्क को मतलब तैयार करते हैं, जब रेशम को तैयार करते हैं तो इसमें एक प्रकार का गोंद होता है, अभी उसका गोंद के बारे में बताएंगे। गोंद होता है, उस गोंद को हटाने के लिए इस पर डिगमिंग का प्रोसेस किया जाता है। और जब गोंद हटता है तो साथ में इसके वजन में भी कमी आ जाती है। फिर भार को पुनः बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें वेटिंग की परिचर्या या भारण की परिचर्या की जाती है। तो इतना हम लोगों ने समझा। शहतूत के पेड़ के कीड़े से इसकी प्राप्ति होती है, जिसे मलबरी के नाम से जानते हैं। इस कीड़े का नाम क्या है, इस कीड़े का नाम है बॉम्बिक्स मोरी। और इसके जन्मदाता कौन है, कि चीन है। सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करेंगे तो जापान है। और भारत में अगर भारत कौन सा रेशम के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। भारत में रेशम की खेती कश्मीर मैसूर में होती है। तो इतना हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं कि देखिए इसकी कहानी को देखते हैं कि आखिर जो है कि चीन, मतलब ये जो है इसका जन्मदाता चीन हुआ, तो ये कि कैसे इसकी प्राप्ति हुई ना, इसकी अब देखिए इसकी कहानी को समझेंगे। जब देखिए क्या है कि चीन की एक महारानी थी ना, जिसका नाम था क्या, चीन की महारानी। पहले देख लेते हैं, चीन की महारानी थी, उनका नाम क्या था, क्या, सी लिंगची। तो चीन की एक महारानी थी जिनका नाम था सी लिंगची। वो क्या कर रही थी कि वो अपने बगीचे में टहल रही थी। उनके बगीचे में एक शहतूत का पेड़ था और शहतूत के पेड़ से वो क्या कर रही थी, उस टाइम वो चाय पी रही थी ना। मॉर्निंग टाइम वो वहाँ टहल रही थी और उनके बगीचे में एक पेड़ था और वहाँ पर वो चाय पी रही थी। तो शहतूत के पेड़ से एक कीड़ा उनकी चाय में गिरा। जब वो निकाली उस कीड़े को, जब वो चाय से निकाली तो देखी कि उसमें एक हल्का सा जैसे रेशे की तरह से था।
ना। तो उनके मन में विचार आया कि अगर ये रेशा इस तरीके से ये पतला है तो मतलब इस तरीके से, तो उस पर उन्होंने निर्माण कार्य किया या उस पर काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया। तो जिससे क्या हुआ कि रेशम का उत्पादन उन्होंने ही उन्हीं के द्वारा, जान लीजिए आप एक तरीके से कह सकते हैं, उन्हीं के द्वारा ही शुरू किया गया। वो ये समझे कि अगर इस कीड़े को गर्म पानी में डाल दिया जाएगा तो इससे किसी प्रकार का रेशा प्राप्त होगा। ठीक, तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो जाहिर सी बात है, जब ये चीन की महारानी थी जिनका नाम क्या था, शी लिंगची, तो यानी ये इसका उत्पादन जो है, इसका जन्मदाता कौन हुआ, चीन हुआ। तो ये कहानी आप लोगों ने समझा। तो अब ये आप लोग इसमें और पॉइंट में ऐड कर सकते हैं कि क्या रेशम का इतिहास कितना 2500 वर्ष पुराना है। रेशम में प्राप्त होने वाला प्रोटीन कौन है, रेशम में देखिए हमने क्या किया, कहा कि जो भी जंतु जगत से प्राप्त होते हैं ये प्राकृतिक जगत का रेशा है, लेकिन प्राकृतिक जगत में ये जंतु जगत से प्राप्त होता है और उसमें क्या है, जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो रेशम में प्राप्त प्रोटीन इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब बात की जाती है रेशम में प्राप्त होने वाला गोंद, जिसके लिए इसी गोंद को हटाने के लिए कौन सी परिचर्या की जा रही थी, इसके गोंद को हटाने के लिए कौन सी परिचर्या की जाती थी, डीगमिंग की परिचर्या की जा रही थी ना, उसकी गोंद को, गम को हटाने के लिए। तो प्राप्त होने वाला गोंद क्या है, सेरेसिन है ना। तो हमने क्या देखा, रेशम का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। रेशम में प्राप्त होने वाला प्रोटीन जो है फाइब्रिन है, रेशम में प्राप्त होने वाला गोंद जो है सेरेसिन है। इसी गोंद को हटाने के लिए हम रेशम पर क्या करते हैं, कौन सी परिचर्या करते हैं, डीगमिंग की परिचर्या करते हैं। और उसके वजह से जब ये परिचर्या होती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वेटिंग परिचर्या रेशम पर की जाती है। तो हम लोगों ने इतनी इसकी कहानी को समझा। अब देखते हैं कि रेशम उत्पादन का क्रम, तो रेशम उत्पादन के क्रम की बात करें तो रेशम जो है इसका देखिए उत्पादन कैसे सीरियल वाइज, मतलब कैसे क्रम होता है। जैसे कोई, अगर आप देखिए कि कोई बच्चा होता है, पहले वो छोटा होता है, या आप देखिए पहले क्या होता है, मुर्गी पहले फिर अंडा रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें से मतलब छोटा चूजा जिसको बोलते हैं, फिर उसके इस तरीके से होता है ना। तो सेम यही प्रोसेस इसमें भी है कि पहले रेशम उत्पादन का क्रम में क्या हो गया कि पहले हमको एग प्राप्त होता है, इसमें भी क्या होता है, एग प्राप्त होता है। फिर हम लोगों को क्या मिलता है, लार्वा मिलता है। फिर क्या मिलता है कि हम लोगों को प्यूपा मिलता है। फिर क्या मिलता है, मॉथ मिलता है ना। तो एग पहले प्राप्त हुआ, फिर एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा के बाद यहाँ क्या है, हमें कीड़े की प्राप्ति हुई ना। तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं, आप इसका मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इतने के बाद क्या होता है, कीड़ा का निर्माण होता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें रेशम के कीड़े का जो रेशम के कीड़े हैं इनका नाम क्या है। इसके कीड़े को हमने क्या कहा, बॉम्बेक्स मोरी। क्या कहा, बॉम्बेक्स मोरी ना। रेशम के कीड़े को हमने बॉम्बेक्स मोरी कहा। और ये क्या खाते हैं, यह शहतूत के पत्तियों को खाते हैं, या शहतूत के पेड़ पर रहते हैं, या यह भी कह सकते हैं ये मलबरी के पेड़ पर रहते हैं ना। और क्या खाते हैं, शहतूत के पत्तियों को खाते हैं। तो ये जो एग है रेशम के कीड़े को, इसका जीवन काल, तो इसका जीवन काल जो है बॉम्बेक्स मोरी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 3 माह होती है। और सबसे अगर बात की जाए तो रेशम उत्पादन में सबसे बेस्ट क्वालिटी का रेशा किससे प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है, प्यूपा से ना। अभी इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे इस स्थिति में हमें अच्छा रेशा प्राप्त होता है। तो अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का
रेशा हमें प्यूपा से प्राप्त होता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का रेशा किससे प्राप्त होता है? प्यूपा से प्राप्त होता है। और क्या देखते हैं कि जब प्यूपा से प्राप्त होता है तो इस कीड़े के क्या होता है, अभी देखिए हम यहाँ बात करते हैं एग की ना, तो एग की बात करते हैं तो एग तो हम लोग जानते ही हैं कि एग तक मतलब इसका ये जो एग है यहाँ पर इसको लिखते हैं एग में क्या है कि 12 से 15 दिन तक रखने के बाद लार्वा बनता है। मतलब पहले हमें एग प्राप्त हुआ, तो जब एग जो है 12 से 15 दिन तक रखा गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लार्वा प्राप्त हुआ। अगर बात की जाए क्या एग की कंडीशन में तो हमें प्राप्त होगा नहीं रेशम, तो क्या होगा कि एग जब उसको 12 से 15 दिन तक रखेंगे उसके बाद हमें क्या मिला? लार्वा मिला। अब बात करते हैं लार्वा की, तो देखिए जो लार्वा है इसके जो कीड़े होते हैं बॉम्बेक्स मोरी ना, इसके कीड़े के पास क्या होते हैं कि 2 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? इस कीड़े के मुख के पास 2 छिद्र होते हैं। इस कीड़े के मुख के पास 2 छिद्र होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे स्पिंडलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे स्पिंडलेट बोलते हैं। और क्या होता है कि जो मतलब इस कहा जाता है ना छिद्रों, मतलब अगर आप बात करें तो देखिए जो बॉम्बेक्स मोरी का कीड़ा है इसके मुख के पास 2 छिद्र होते हैं और वहीं से क्या होता है एक लार की तरह निकलता है ना, जिसे क्या बोलते हैं? स्पिंडलेट कहा जाता है। और जो लार है वातावरण में जब ये लार निकलता है तो लार वातावरण में क्या करता है? गर्मी पाकर क्या करता है कि सूख जाता है और क्या होता है? और प्यूपा जो है वह अपने को लपेट लेता है ना। तो जो ये सूख जाता है, जो वातावरण में जो इसके जो मतलब मुख के पास जो 2 छिद्र होते हैं वहाँ से जब वो लार निकलता है तो जब वो निकलता है तो वातावरण में क्या होता है कि गर्मी पाकर सूख जाता है और प्यूपा अपने आप को लपेट लेता है। तो क्या करता है कि प्यूपा है अपने आप को लपेट लेता है। अब ये प्यूपा की स्थिति में क्या होता है कि जब वो अपने आप को लपेट लेता है तो प्यूपा एक तरीके से क्या होता है? कवर हो जाता है। मतलब प्यूपा की स्थिति में रेशे से क्या होता है? रेशे से कवर हो जाता है। कीड़ा जो है वो कवर हो जाता है। जैसे कि आप ये समझिए कि ऐसे है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे इस तरीके से है ना, तो यहाँ से जो है ये लार निकल रहा है, तो यहाँ पर जो कीड़ा है वो कैसे इस तरीके से, ये कीड़ा है ना ऐसे रहता है, ऐसे ना। तो ये क्या है? ये अब ये कीड़ा है, देखिए अब देखिए मुझे ये इस तरीके से मान लीजिए ये कीड़ा है तो इस तरीके से होता है और यहाँ पर तो प्यूपा की स्थिति में रेशे से कीड़ा जो होता है कवर हो जाता है। इस स्थिति में सबसे उत्तम रेशे की प्राप्ति होती है। हमने क्या समझा? रेशम उत्पादन का क्रम। पहले हमें एग प्राप्त हुआ ना, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर मॉथ। आप लोगों ने इतना समझा।
अब एग की बात करेंगे तो एग जो है ये 12 से 15 दिन तक रखने पर क्या है कि एग जो है वो आप समझिए कि एग फूट जाता है ना, और क्या मिलता है हमें, लार्वा। इतना कंडीशन आपने समझा। अब बात करेंगे, अभी हम लार्वा की कंडीशन बाद में समझते हैं, फिर प्यूपा की कंडीशन समझते हैं। प्यूपा जो है, जो बॉम्बेक्स मोरी के जो इस कीड़े के मुख के पास क्या होता है कि 2 छिद्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पिंडलेट बोलते हैं। और जब इसके मुंह से क्या होता है, जो मुख के पास इसके 2 छिद्र होता है, वहाँ से लार निकलता है। जब लार निकलता है तो वो वातावरण में आकर क्या होता है, सूख जाता है, और वो क्या होता है, कीड़ा अपने आप को लपेट लेता है ना। कीड़ा नहीं, आप यहाँ पर प्यूपा बोलिए। वातावरण में गर्मी पाकर सूख जाता है और प्यूपा क्या करता है, अपने आप को लपेट लेता है, और जिससे क्या होता है, कीड़ा पूरी तरह से ढक जाता है। तो 24 घंटे के भीतर वह क्या करता है कि इतना लपेट लेता है कि वह क्या होता है कि दिखना बंद हो जाता है ना। मात्र 24 घंटे के अंदर वह इतना अपने आप को लपेट लेता है कि वह जो होता है दिखना बंद हो जाता है, और 3 से 4 दिन में क्या होता है, वह कोकून में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, 3 से 4 दिन में कोकून में बदल जाता है। इस स्थिति में वह क्या होता है, देखिए कीड़ा जो है इस स्थिति में वह सबसे निष्क्रिय होता है ना। इस स्थिति में वो क्या होता है कि सबसे निष्क्रिय होता है। और कितने दिन तक निष्क्रिय रहता है, वह जो है 10 दिन तक निष्क्रिय रहता है। और बात करें तो अच्छा रेशम जो है इसी कोकून से प्राप्त करते हैं। कोकून को क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, और जिससे क्या होता है, कीड़ा मर जाता है और हमें अच्छा रेशम प्राप्त होता है ना। लेकिन देखिए कि अगर इस कंडीशन में एक नुकसान क्या है कि इससे जब कीड़ा मर जाएगा ना, तो फिर से आपको अंडा कहाँ से मिलेगा, बार बार आप कितने कीड़े को मारेंगे ना। तो इससे यही एक नुकसान है, क्या है कि मतलब अगर आप ऐसी कंडीशन में आपको रेशम की प्राप्ति होती है, अच्छा रेशम, उच्च क्वालिटी का, उच्चतम क्वालिटी का रेशम तो प्राप्त होगा। लेकिन क्या होगा कि हमने क्या समझा कि प्यूपा जो है इसके मुख के पास जो बॉम्बेक्स मोरी का कीड़ा है, इस कंडीशन में जब इस कंडीशन पहुंचता है तो उसके मुख के पास 2 छिद्र होते हैं, इसे स्पिंडलेट बोलते हैं, और वह उसके वहाँ से लार निकलता है। उसके मुख के पास जो 2 छिद्र हैं वहाँ से लार निकलते हैं, और वह वातावरण में आकर सूख जाता है। वह अपने आप को इतना लपेटता है कि 24 घंटे के भीतर वो क्या होते हैं कि दिखना बंद हो जाते हैं। यह उसकी सबसे निष्क्रिय अवस्था होती है, और 10 दिन तक वह इस अवस्था में रहता है ना। 3 से 4 दिन तक वह किस में बदल जाती है, कोकून में, और कब 10 दिन तक रहती है। 10 दिन तक वह इस निष्क्रिय अवस्था में रहती है, और इसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उसे गर्म पानी में जब डालते हैं, तो गर्म पानी में जब डाल देते हैं तो वह किसमें कि कीड़ा मर जाता है, और हमें किसकी प्राप्ति होती है, कोकून की। तो ये तो हमने किसका, प्यूपा की कंडीशन समझी। और इसे क्या बोलते हैं, इसे रील्ड सिल्क भी बोलते हैं। यहीं पर देखिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे रील्ड सिल्क क्या है, मतलब लपेटा हुआ सिल्क। वो अपने आप को लपेट लिया है, और सबसे लंबा रेशा इसी से प्राप्त होता है। तो अब लेकिन बात करते हैं लार्वा की, तो इस स्थिति में वह क्या होता है, बहुत सक्रिय होता है। इसमें वह बहुत सक्रिय होता है, और अपना क्या करता है, अपना रंग बदलता है, अपना रंग बदलता है। कभी स्लेटी रंग का होता है, कभी किसी कलर का, और कभी क्या होता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। इस अवस्था में वह कितना 10 mm की लंबाई पा जाती है। और इसका आकार आप बात करेंगे तो ये देखिए ऐसे ऐसे रहता है, ये 8 के अक्षर की तरह से रहता है ना, ऐसे से, ये देखिए ना, 8 के अक्षर की तरह रहता है। तो हमने क्या समझा, और बीच में यहाँ क्या रहता है, कीड़ा रहता है, बीच में कीड़ा है। ये क्या है कि रेशा लपेटा हुआ है, तो ये लार आप बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि हमने क्या समझा कि ये सक्रिय अवस्था है, प्यूपा की कंडीशन क्या है, निष्क्रिय। तो ये आप लोगों ने ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझी। अब और क्या समझते हैं कि इतना हम लोगों ने देखा, सबसे अच्छे रेशम की प्राप्ति किससे होती है, जिससे अच्छे रेशे की प्राप्ति, तो ये प्यूपा की कंडीशन में। अब क्या देखते हैं
अब यहाँ पर क्या मिलेगा, कीड़ा मिलेगा, कीड़े की प्राप्ति होगी। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये हम लोगों ने इतना देखा। अब जो हम लोग क्या देखेंगे कि रेशम प्राप्ति के प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो रेशम प्राप्ति के प्रकार, तो इसके प्रकार की बात करें तो ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वाइल्ड होता है और दूसरा क्या होता है, कल्टीवेटेड। तो वाइल्ड जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको स्वनिर्मित बोलते हैं। मतलब इसका उत्पादन जंगल में मतलब पुनः हो जाता है, मतलब आप बोलिए कि स्वनिर्मित हो जाता है, ये मतलब अपने से इसका ये निर्मित हो जाता है, अपने से ये मतलब उत्पादित हो जाता है। तो क्या बोलेंगे कि इसका उत्पादन जंगल में स्वतः निर्मित होता है, स्वतः निर्मित। और आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर स्वतः निर्मित हो रहा है तो उसे उस तरीके से खाद वगैरह उस तरीके से उसका मतलब ध्यान नहीं रखा गया तो ये अच्छा नहीं होगा ना, इसकी अपेक्षा, कल्टीवेटेड की अपेक्षा। तो इसकी अपेक्षा तो ये बिल्कुल ही ख़राब रहेगा, इसकी जो क्वालिटी होगी ये अच्छी नहीं होगी। और कल्टीवेटेड क्या होगा कि इसका मतलब इसे उत्पादित किया जाता है, इसे क्या किया जाता है, इसे उत्पादित किया जाता है। इसकी क्वालिटी बेस्ट होती है, बेस्ट क्वालिटी की होती है। तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें समझी। तो इसमें हमने क्या समझा कि रेशम प्राप्ति के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। रेशम की प्राप्ति हम 2 तरीके से करते हैं, एक जो स्वतः निर्मित हो जाता है जंगल में, उससे हम रेशम की प्राप्ति करते हैं। दूसरा क्या होता है जिसका उत्पादन हम बहुत अच्छे से देख रेख में, जैसे कि रेशम का उत्पादन के लिए क्या होता है, सेरीकल्चर ना। तो आप इसको अपने माइंड में लग सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत मतलब उसकी देख रेख करके रेशम के कीड़े को उस तरीके से मतलब उसका ध्यान रखा जाता है कि जिससे क्या होता है कि उसको एक तरीके से पाला जाता है कि जिससे क्या होता है कि रेशम की प्राप्ति होती है। तो ये एक देख रेख में इसका उत्पादन किया जाता है। तो अब ये इसका क्या है, इसकी जो क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन वाइल्ड सिल्क की क्वालिटी जो है ये अच्छी नहीं होती, इसकी क्या है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है ना। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए सल्फर, यूरिया, ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो हमने 2 पढ़े, एक वाइल्ड, दूसरा कल्टीवेटेड। अब बात करते हैं वाइल्ड की। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक मूंगा हो गया, दूसरा टसर, तीसरा क्या है, अरंडी। अरंडी को क्या बोलते हैं, ये किससे प्राप्त होता है, इसे इरी पेड़ के नाम, मतलब इसे इरी ट्री के ये नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि रेशम प्राप्ति के प्रकार, रेशम प्राप्ति के प्रकार, इसको हमने देखा 2 प्रकार। कौन कौन सा, वाइल्ड देखा, तीसरा क्या देखा, कल्टीवेटेड ना। इसको ये उत्पादित होता है, उत्पादित किया जाता है। और ये क्या है, स्वतः निर्मित, स्वतः निर्मित। तो इतना हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं किसकी, कि इसकी क्वालिटी जो होती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। ये क्या होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी नहीं होती है। तो इतना हम लोगों ने समझा। वाइल्ड सिल्क की बात करेंगे तो ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया पहला मूंगा, टसर, तीसरा अरंडी। अब एक एक करके इसको समझेंगे। जो मूंगा है ना, ये क्या है, निम्न क्वालिटी का है। कैसी क्वालिटी का, ये निम्न क्वालिटी का, निम्न क्वालिटी का है ना। लेकिन इससे जो है ये मूंगा से अच्छी क्वालिटी का होता है, मूंगा से अच्छी ना। लेकिन और ये जो है अरंडी, ये निम्न और मूंगा से ये मूंगा और टसर से अच्छी क्वालिटी का होता है, मूंगा
टसर से अच्छी लेकिन कल्टीवेटेड से निम्न क्वालिटी। तो आप लोग समझे होंगे, मूंगा सबसे खराब होता है, मूंगा से अच्छा टसर होता है। बात करेंगे अरंडी की तो मूंगा टसर से अच्छा अरंडी होती है। और अगर बात करेंगे, लेकिन ये इससे तो अच्छी है, इन दोनों से अच्छी है, लेकिन इनसे खराब है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे किसकी, मूंगा का प्रयोग मिश्रित रेशों से बने वस्त्रों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मिश्रित रेशों से बने वस्त्रों के लिए किया जाता है। तो मूंगा का प्रयोग किससे, मिश्रित रेशों से बने वस्त्रों के लिए किया जाता है। किसका, मूंगा का। अब बात क्या कि इसके लिए किया जाता है, और इसकी जो है प्राप्ति ओक के पेड़, किससे, ओक के पेड़ के पत्तियों को खाकर होता है। मतलब जो कीड़े ओक के पेड़ पर रहते हैं तो इसकी पत्तियों को वो खाते हैं, यानी इसके कीड़े मतलब जो है ओक के पेड़ पर रहते हैं ना, उससे क्या होता है, उससे किसकी प्राप्ति होती है, मूंगा की। उससे किसकी प्राप्ति होती है, मूंगा की। और इसके कीड़े किस पर रहते हैं, ओक के पेड़ पर रहते हैं। और इस पेड़ पर क्या होते हैं, ये जो टैनिन नामक एंजाइम होता है नाम का इस पत्तियों में, जिसकी वजह से क्या होता है, पीलापन, जो इसके रेशे जो होते हैं वो पीलापन लिए हुए होते हैं। तो इतना हम लोगों ने समझा मूंगा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्या टसर जो होता है, यह मूंगे से क्या होता है, ये मूंगे से थोड़ी सी मतलब ये उससे अच्छी क्वालिटी का होता है। और ये कहाँ होता है, ये भारत और चीन में टसर सिल्क का उत्पादन, टसर सिल्क का उत्पादन होता है। और इसके कीड़े बबूल के पेड़ पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बबूल के पेड़ पर रहते हैं। और ये किस प्रजाति का होता है, यह तिल्ली प्रजाति का होता है। किससे, तिल्ली प्रजाति का होता है। और इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। इसके भूरेपन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, तो टैनिन एंजाइम। तो इतना आप लोगों ने समझा। मूंगा निम्न क्वालिटी का है, इसका प्रयोग मिश्रित रेशों से बने वस्त्रों के लिए किया जाता है। और इसके कीड़े जो होते हैं वो ओक के पेड़ पर रहते हैं। लेकिन टसर की बात करेंगे तो टसर सिल्क का उत्पादन होता है, ये बबूल के पेड़ पर रहते हैं इसके कीड़े। और तिल्ली की प्रजाति का होता है, भूरा होता है। लेकिन क्या होते हैं, इसके भूरेपन का कारण कौन सा एंजाइम होता है, टैनिन एंजाइम होता है। अब बात करते हैं अरंडी की। तो ये क्या होता है, ये बंगाल और असम में पाया जाता है। यह बंगाल असम में पाया जाता है। यह क्या है कि बंगाल असम में पाया जाता है ना। और यहाँ जो है, यहाँ इरी ट्री के पेड़ होता है। ये इधर इस पेड़ को इसको कहते हैं, यह मुलायम और सफ़ेद रंग का होता है। यह मुलायम सफ़ेद रंग, यह मुलायम सफ़ेद रंग का होता है। तो इतना हम लोगों ने समझा। अब बात करेंगे हम लोग क्या समझेंगे, कल्टीवेटेड के बारे में। तो ये जो होता है, अगर इसमें देखा जाए तो ये हम लोगों ने क्या देखा, वाइल्ड के बारे में। इसमें 3 होते हैं, मूंगा, टसर, अरंडी। इतना हम लोगों ने समझा। अब किसको देखेंगे, कल्टीवेटेड। ये क्या है, इसका जो है स्वतः निर्मित हो जा रहा था। अब इसको देखते हैं, उत्पादित रेशे। जो उत्पादित रेशम होते हैं इसके बारे में देखते हैं।
उत्पादित रेशम जो होते हैं, यह जो होते हैं यह कब, मतलब इसको बोलते हैं कता हुआ। क्या, कल्टीवेटेड को क्या बोलेंगे, उत्पादित रेशम को, सॉरी ये क्या है, कल्टीवेटेड ना। तो अब कल्टीवेटेड का क्या है, इसे उत्पादित किया जाता है। अब ये जो होता है आप इसको, इसका उत्पादन कहाँ होता है, इसे सेरीकल्चर वगैरह इसके लिए बने हैं। तो ये क्या है कि इसमें ये दो होते हैं, कौन कौन से, एक रील्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्पन हो गया। स्पन को क्या बोलते हैं, कता हुआ, और रील्ड को क्या बोलते हैं, लपेटा हुआ, लपेटा हुआ। तो रील्ड को लपेटा हुआ, स्पन को कता हुआ। जो रील्ड होता है यह प्यूपा की अवस्था में मतलब होता है, किस अवस्था में, यह प्यूपा की अवस्था में होता है। क्योंकि हम इसी कंडीशन में पढ़ रहे थे ना कि जब उसके मुंह से, उसके जो मुख के पास जो दो छिद्र होते हैं, वहाँ से जब लार निकलता है तो प्यूपा की कंडीशन में ही क्या होता है कि वहाँ से लार निकलता है और प्यूपा क्या करता है कि अपने आप को पूरा लपेट लेता है ना। और ये क्या होता है कि मतलब जब कोकून ये मतलब इस अवस्था में क्या होता है, यह निष्क्रिय होता है ना। तो ये क्या उसी स्थिति में क्या करता है कि अपना लपेट लेता है, यानी रील्ड, यानी वो क्या किया है कि कीड़ा जो है अपने आप को लपेटा हुआ है होता है। और इसी स्थिति में क्या होता है, सबसे मतलब अच्छी क्वालिटी के रेशम प्राप्त होते हैं। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसकी लंबाई कितनी, 300 से कितना, 1800 मीटर होती है। कितना होती है, 300 से 1800 मीटर होती है। इसमें इससे जो होते हैं उच्च रेशे प्राप्त होते हैं, इससे उच्च रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और जिसमें क्या होती है, मजबूती भी होती है, मजबूती भी होती है। यह रेशा लंबा भी होता है, लंबा भी होता है। और इसके रंग की बात करें तो क्रीम और सफ़ेद रंग का होता है, क्रीम सफ़ेद रंग का होता है। इसमें तनाव सामर्थ्य जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्या, तनाव सामर्थ्य ज़्यादा होती है। और ऐंठन की क्या होती है, ज़रूरत नहीं होती है। होती है, क्या होती है कि ऐंठन की ज़रूरत नहीं होती है, या आप ये भी कह सकते हैं बहुत कम होती है, बहुत ऐंठन की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत कम होती है। तो ये क्या हो गया, रील्ड हो गया। तो हमने क्या समझा, पहले हम लोगों ने क्या पहला पढ़ा, वाइल्ड ना। रेशम की प्राप्ति दो तरीके से होती है, एक वाइल्ड होता है जो क्या होता है, स्वतः निर्मित होता है, जिसका उत्पादन जो होता है किया नहीं जाता, किसी तरीके से देख रेख नहीं की जाती है। और वो 3 होते हैं, मूंगा, टसर, अरंडी। दूसरा क्या है, कल्टीवेटेड हो गया, ये स्पन ना। दूसरा क्या है कि कल्टीवेटेड हो गया। कल्टीवेटेड में 2 होते हैं, एक रील्ड होते हैं, दूसरा स्पन होता है। कल्टीवेटेड जो रील्ड होता है ये लपेटा हुआ होता है, यानी एक तरीके से प्यूपा की कंडीशन में जो रेशा हम प्राप्त करते हैं वो रील्ड ही कंडीशन कह सकते हैं। तो इनकी लंबाई 300 से 1800 मीटर होती है। ये उच्च रेशे इससे प्राप्त किए जाते हैं। इससे जो होती है इसकी मजबूती भी होती है, तनाव सामर्थ्य ऐंठन भी होती है। और ये रेशे जो होते हैं लंबे भी होते हैं। आप जानते ही हैं कि इसमें क्या होता है कि ये क्रीम सफ़ेद रंग का होता है। तो ये क्या हो गया, रील्ड ना रेशम। अब बात करते हैं स्पन की। तो स्पन जो होता है यह मौत की अवस्था होती है। कब, यह मौत की अवस्था होती है। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि इसमें तो कीड़ा जो है बाहर नहीं निकला था, लेकिन जब कीड़ा टूट कर जब कीड़ा बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, जो कोकून बना होता है, जो रेशा पूरा लपेटा हुआ होता है ना, इसी तरीके से तो लपेटा था ये। अब कीड़ा जो है जब निकल गया, इसमें से बाहर निकल गया, तो जब कीड़ा बाहर निकल गया तो सारे रेशे क्या हुए, टूट गए ना, सारे रेशे टूट गए। तो यह किसकी अवस्था हुई, यह मौत की अवस्था हुई। और यह क्या होता है, इसकी लंबाई कम होती है, कम लंबा ना,
कम लंबा होता है और इसमें ऐंठन देनी होती है। जब छोटा छोटा हो गया तो इसको क्या करेंगे, तभी इसको ऐंठ कर ट्विस्ट करके इसको बनाएंगे। तो इसमें ऐंठन करनी होती है, ऐंठन जो होती है करनी होती है होती है। निम्न गुणवत्ता वाला होता है, निम्न गुणवत्ता वाला होता है। बात करें तो मजबूती भी कम होती है, मजबूती कम होती है। इस अवस्था में कीड़ा जो होता है, हमने क्या समझा, अगर पूछा जाए तो किस अवस्था में कीड़ा कोकून को तोड़कर बाहर निकल जाता है, तो आप क्या करेंगे आंसर, रील्ड की अवस्था में या स्पन की अवस्था में। तो स्पन की अवस्था में कीड़ा जो होता है कोकून को तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ना, कीड़ा जो है इस अवस्था में कोकून को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसमें क्या होती है, प्रत्यास्थता कम होती है, प्रत्यास्थता कम होती है। और क्या बात करें तो हम लोगों ने इसमें क्या समझा कि इस अवस्था में कीड़ा जो होता है कोकून को तोड़कर बाहर निकल जाता है, छोटे रेशे की प्राप्ति होती है ना। अब बात करेंगे क्या, स्पन सिल्क के कई प्रकार होते हैं। ये जो स्पन सिल्क है ना, इसके कई प्रकार होते हैं। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। स्पन सिल्क के प्रकार, पहला प्रकार क्या है कि क्या है, पियर्स, पियर्स्ड। तो ये क्या होता है, पियर्स्ड जो सिल्क होते हैं, इसको देते हैं ऐसा रेशम जो कि कीड़ा बनने की क्रिया के, ऐसा रेशम जो कि कीड़ा बनने की, ऐसा रेशम जो कि कीड़ा बनने की क्रिया के परिणाम स्वरूप कोकून को क्रिया के परिणाम स्वरूप कोकून को क्या करते हैं कि परिणाम स्वरूप कोकून को तोड़कर बाहर निकलते हैं। कोकून को तोड़कर बाहर निकलते हैं। और क्या होता है, और इससे जो प्राप्त रेशम होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पियर्स्ड बोलते हैं। अब देखिए, जो कोकून की कंडीशन में क्या होता है, जो मॉथ की कंडीशन में वो कोकून को क्या करते हैं कि तोड़कर जब बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ से जब हम रेशम बनाते हैं, वहाँ से रेशम की प्राप्ति करते हैं, तो उस रेशम को क्या बोलते हैं, हम उस रेशम को क्या बोलेंगे, उस रेशम को हम बोलेंगे पियर्स्ड रेशम ना। अब आगे क्या देखते हैं, दोहरे कोकून, दोहरे कोकून, और इसको डबल कोकून। तो डबल कोकून क्या होता है कि 2 रेशम के कीड़े जब एकदम एक साथ चिपक कर मतलब उनसे कीड़े की प्राप्ति होती है। 2 रेशम के कीड़े जब एक साथ चिपके हुए होते हैं और उनसे रेशम की प्राप्ति होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल कोकून। तो 2 रेशम के कीड़े जब एकदम पास चिपक कर कोकून बनाते हैं, एकदम पास चिपक कर कोकून बनाते हैं। अब क्या देखते हैं, फ्लॉस कोकून। फ्लॉस कोकून क्या होता है कि रील से लपेटे हुए रील से लपेटने की प्रक्रिया के पूर्व कोकून क्या होता है, पूर्व कोकून पर ब्रश करने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है
कि टूट जाते हैं। जो वहाँ से रेशे प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉस कोकून। मतलब क्या होते हैं कि रील से जब मतलब वहाँ से कोकून जब निकला तो उसको लपेटते हैं ना, और जब लपेटने की क्रिया में क्या होते हैं, कोकून जो टूट जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे रील्स कोकून बोलते हैं। रील से लपेटने की प्रक्रिया के पूर्व कोकून पर जो क्या होता है, कोकून पर ब्रश, तो क्या करते हैं जब कोकून पर ब्रश करते हैं ना, क्योंकि वो जंगल में क्या होते हैं कि देखिए ये सब क्या होते हैं कि उत्पादित हुए हैं ना, और जब उत्पादित हुए हैं तो इस पर जो मतलब कुछ गंदगी वगैरह होती है तो उनको हटाने के लिए जब इस पर ब्रश करते हैं ना, इसको झाड़ते हैं, इस पर ब्रश करते हैं, ब्रश करने की प्रक्रिया के दौरान क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, फ्लॉस कोकून बोलते हैं। तो ये दूसरा हो गया दोहरे कोकून, तीसरा फ्लॉस कोकून, और चौथा कोकून कौन सा हो गया, अब क्या हो गया कि क्या, फ्रीजन। तो फ्रीजन कोकून क्या हो गया कि प्रत्येक कोकून के प्रारंभ और अंत में बनने वाला मोटा और असमान, मतलब स्टार्टिंग में जो बनने वाला जो मोटा और असमान, मतलब पहले क्या होता है कि जो कुछ कोकून मोटे बनते हैं, कुछ कोकून क्या होते हैं, असमान तरीके से रहते हैं, कभी बड़े छोटे इस तरीके से बनते हैं, तो वही कोकून क्या कहलाते हैं, फ्रीजन कोकून कहलाते हैं। अब स्क्रेप कोकून की बात करेंगे। तो हमने ये जो कोकून के 5 प्रकार हैं, अब लास्ट वाला प्रकार देखते हैं। तो जब रील में लपेटने की क्रिया के दौरान व बटाई की प्रक्रिया के दौरान या अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, उस क्रिया के दौरान क्या होता है कि जब जो रेशे होते हैं वो टूट जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, स्क्रैप कोकून। तो कोई कोकून है कि वह स्टार्टिंग में ही टूट जाते हैं जब कीड़ा बनता है तब ना, कोई है कि जब उस पर ब्रश कर रहे हैं वो तब टूट जाते हैं, तब वो जो ब्रश करने की स्थिति में जब कोकून टूटता है तो उसे फ्लॉस कोकून कहते हैं। और दोहरे कोकून क्या होते हैं, रेशम के जो 2 कीड़े होते हैं वो साथ मिलकर जब कोकून बनाते हैं तो वो क्या होते हैं कि डबल कोकून कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने 5 इसके प्रकार पढ़े कोकून के। अब हम देखेंगे क्या, अर्धविछड़ीय रचना। विछड़ीय रचना क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है, छड़ के समान दोहरा धागा, छड़ के समान दोहरा धागा, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट और अंतरिक्ष काट, ये अनियमित और त्रिभुजाकार होते हैं। और अंदर काट की बात करेंगे तो बेलनाकार। अब जो अगर बात की जाए तो सिल्क से संबंधित संस्था कौन सी है, तो देखिए सशमीरा, इसका फुल फॉर्म क्या है कि सिंथेटिक एंड क्या है कि सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स क्या, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, अर्धविछड़ीय रचना। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब सिल्क का उत्पादन क्रम,
इसको कैसे उत्पादित किया जाता है, इसके क्रम के बारे में समझेंगे। तो सिल्क के उत्पादन क्रम की बात करें तो पहले क्या होता है, पहले क्या की जाती है कि सिल्क के उत्पादन क्रम की जो हमें रेशे प्राप्त हुए हैं ना, पहले हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। उसके रंग के आधार पे, कोई किसी कलर का है, कोई रेशम अच्छा है, उसके गुण के आधार पर करेंगे। कोई अच्छा है, किसमें मतलब कोई ये मजबूत है, ये ठीक ठाक है देखने में, तो क्या करेंगे, पहले हम सॉर्टिंग करेंगे। किसके आधार पर, रंग के आधार पर, गुण के आधार पर ना, उसकी लंबाई के आधार पर। कोई रेशे छोटे होंगे तो इनके आधार पर क्या करेंगे, हम रेशम का जो उसकी क्या करेंगे, छटाई करेंगे। तो सिल्क का उत्पादन क्रम पहला क्या है, पहला नंबर की सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जिसको क्या बोलते हैं, छटाई। तो छटाई किसके आधार पर करते हैं कि जो रेशा प्राप्त हुआ है उसकी किस्म के आधार पर, लंबाई के आधार पर, किस्म के आधार पर, लंबाई के आधार पर, गुण के आधार पर, तो इस तरीके से, और रंग के आधार पर, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके आधार पर क्या करेंगे, हम छटाई करेंगे। दूसरा क्या हो गया कि दूसरे नंबर पर स्काउरिंग। अब स्काउरिंग की प्रक्रिया क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में क्या करते हैं कि गर्म पानी में क्या करते हैं, कोकून को डालते हैं। तो शुद्धिकरण में पहले क्या है, सॉर्टिंग है, फिर स्काउरिंग है। स्काउरिंग में शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं, गर्म पानी में कोकून को डालते हैं, जिससे कोकून जो होता है वह अलग हो जाए और उस पर जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए। तो गर्म पानी में क्या करते हैं, कोकून को डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रश करना, यानी ब्रशिंग। ब्रश करना, ऊपरी परत पर क्या करते हैं कि उसको झाड़ते हैं, जो गंदगी वगैरह होती है उसको झाड़ते हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, ब्रश करना। फिर क्या करते हैं, रीलिंग। रीलिंग में क्या करते हैं, लपेटना। फिर जो रेशा प्राप्त हुआ उसको लपेटते हैं, रीलिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, थ्रोइंग। थ्रोइंग मतलब क्या होता है, ऐंठन देना। फिर क्या करते हैं, ऐंठन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्पिनिंग। स्पिनिंग है, स्पिनिंग मतलब क्या होता है कि कताई करना। फिर क्या है कि डीगमिंग। गमिंग मतलब गोद या मोम हटाना। फिर क्या है कि ब्लीचिंग, विरंजक। फिर क्या है नेक्स्ट, डाइंग, रंगना। फिर क्या है, प्रिंटिंग, छपाई। फिर फिनिशिंग, परिसज्जा। फिर वेटिंग। भारण। अब देखिए एक एक करके इसको समझेंगे, जिसको क्या बोलते हैं कि वजन बढ़ाना।
अब एक एक करके समझेंगे सिल्क के उत्पादन का क्रम क्या है। पहले क्या कर रहे हैं हम, पहले सॉर्टिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। सॉर्टिंग की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि उसकी जो रेशम हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमें रेशे प्राप्त हो रहे हैं, उसका शुद्धिकरण, उसकी सॉर्टिंग करते हैं, उसकी छटाई करते हैं। किसके आधार पर, किस्म के आधार पर, वो अच्छी किस्म का है, उसके रंग के आधार पर, उसके लंबाई के आधार पर, गुण के आधार पर क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। फिर स्काउरिंग है, स्काउरिंग क्या करेंगे, गर्म पानी में कोकून को डालते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब वह शुद्धिकरण उसका होता है। फिर क्या है, ब्रशिंग करना, ब्रश करते हैं, उसको क्या करते हैं, ऊपर से झाड़ते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्रशिंग करना। फिर क्या है, रीलिंग, रीलिंग मतलब क्या करते हैं, उसको लपेट देते हैं ना, तो जो रेशा प्राप्त हुआ है उसको लपेटेंगे, यही क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। थ्रोइंग मतलब ऐठन देना, फिर उसको क्या करेंगे कि ऐठन देंगे। उसके बाद क्या होगा कि स्पिनिंग मतलब कताई करना। फिर क्या करते हैं कि धागा बनाने के लिए क्या करते हैं, उसकी कताई करते हैं। फिर डीगमिंग, फिर उस पर क्या करेंगे, डीगमिंग की प्रक्रिया होगी, और डीगमिंग की प्रक्रिया में 30% क्या होता है, इसका वेट कम हो जाता है ना। और उसके बाद ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग जो होता है वह विरंजक होता है। और डाइंग करेंगे, डाइंग मतलब रंगना, प्रिंटिंग मतलब छपाई, और फिनिशिंग मतलब परिचर्चा। तो ये क्या है, सिल्क का उत्पादन क्रम हो गया ना, सिल्क का उत्पादन क्रम हो गया। अब क्या देखेंगे कि इसकी विशेषता के बारे में। पहले एक चीज़ और लिखते हैं कि रेशम के प्रोटीन चार प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। पहला क्या है, पहला जो है ये ग्लाइकॉल है, जो कि 36% है। किसमें, ग्लाइकॉल 36%। उसके बाद क्या है, सेलेनाइन, सेलेनाइन जो है वो 21% है। और उसके बाद क्या है, ल्यूसाइन, टायरोसिन। अब ये टायरोसिन जो है वो 10% है। तो ये रेशम के प्रोटीन में चार प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ग्लाइकॉल, सेलेनाइन और ल्यूसाइन, टायरोसिन। तो ये चार प्रकार के, और किसका कितना परसेंटेज है तो ये लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी विशेषता, इसकी विशेषता को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक भौतिक होती है, दूसरी क्या होती है, रासायनिक विशेषता। दूसरा क्या है, रासायनिक। तो इसकी विशेषता देखेंगे, भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता, दो पार्ट में इसको करके हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक विशेषता में इसके पहले क्या देखते हैं, संगठन। ये किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त ये रेशा है, नाइट्रोजन युक्त रेशा है। तो ये क्या भौतिक रेशा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन युक्त रेशा है। उसके बाद क्या देखते हैं कि ये इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इसमें प्रोटीन युक्त रेशा है ये और क्या कह सकते हैं, ये प्रोटीन युक्त रेशा है। और क्या बोल सकते हैं कि इसमें कौन से, फाइब्रिन नाम का प्रोटीन है। और सेरेसिन गोंद है ना,
कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिन नाम का प्रोटीन है। सेरेसिन नाम का क्या होता है? गोंद है। गीली अवस्था में 20% इसकी मजबूती यह खो देता है। गीली अवस्था में कितनी? 20% मजबूती खो देता है। तो हमने क्या देखा? संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त रेशा है। इसमें प्रोटीन भी है। आप जानते ही हैं फाइब्रिन नाम का इसमें प्रोटीन पाया जाता है। किस नाम का? इसमें गोंद पाया जाता है, तो सेरेसिन नाम का गोंद पाया जाता है। अगर यह जो रेशम है वह गीला, उसको भिगा दिया जाए तो वह कितने परसेंट मजबूती खो देता है? 20% जो होती है वो अपनी मजबूती खो देती है। लेकिन खोने के साथ इसकी जो होती है लोचमयता में वृद्धि हो जाती है। मयता में वृद्धि हो जाती है और इसमें 95% प्रोटीन और कितना? सेरेसिन पाया जाता है। देखिए यही सबसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो रेशम है उसमें कितने परसेंट प्रोटीन और सेरेसिन पाया जाता है? तो 95% जो होते हैं प्रोटीन और सेरेसिन इसमें पाया जाता है। और क्या बात करते हैं कि 5% इसमें कितने? जो 95% ये दोनों हो गए, तो 5% इसमें बाहरी धूल अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। वसा भी कह सकते हैं ना। ये किसका? ताप का कुचालक होता है। ताप का कुचालक होता है। तो इतना हम लोगों ने देखा। और क्या देखते हैं कि भौतिक में संगठन इसका ये कार्बन, हाइड्रोजन युक्त इसमें रेशा है। इसमें प्रोटीन युक्त है। यह 20% जो गीली अवस्था में अपनी मजबूती को कम कर देता है। इसमें लोचमयता में वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है कि इसमें सेरेसिन नाम का गोंद पाया जाता है, फाइब्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और क्या होता है कि 95% इसमें प्रोटीन और सेरेसिन पाया जाता है और 5% जो बाहरी धूल, अशुद्धियाँ या वसा होती हैं वो सब होती हैं। ये क्या होता है कि ताप का कुचालक होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो सिल्क वुल अर्थात मतलब जो ये दोनों होते हैं ये मतलब अगर बात की जाए तो ये ताप का कुचालक होता है। तो सिल्क और वुल दोनों जो होते हैं वो ताप के कुचालक होते हैं। मतलब जो प्रोटीन जगह से प्राप्त रेशे होते हैं वह क्या होते हैं? ताप के कुचालक होते हैं। और यह जो होता है 300, यह कितना? 300 अंश फ़ारेनहाइट तक ताप को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है। इसका रंग कैसा? सफ़ेद होता है। लंबाई इसकी कितनी होती है? 300 से 1800 मीटर होती है। और व्यास जो होता है वह 0.00592 से 0.00118 होता है। और इसमें क्या होती है? प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी इसमें होती है। लेकिन जो प्रत्यास्थता होती है इलास्टिसिटी और क्या? इलास्टिसिटी होती है। लेकिन किससे? लेकिन वूल से कम होती है। वूल से कम होती है। चमक क्या होती है? चमक ज़्यादा होती है। और आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता वो जो होती है धारण क्षमता 10% होती है। और इस पर क्या होता है? इसको रगड़ कर धुलने पर इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या रेशम के बारे में इसकी भौतिक चीज़ों को देखा कि यह 300 अंश फ़ारेनहाइट तक बर्दाश्त कर सकते हैं ताप को ना। सिल्क वूल दोनों
तो इसका रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है। लंबाई 300 से 1800 मीटर होती है। व्यास 0.00592 से 0.00118 होता है। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी जो होती है इसमें होती है, लेकिन किससे? वूल से होगी, लेकिन वूल से क्या होती है? कम होती है। और चमक जो होता है वो ज़्यादा होता है। आर्द्रता जो होती है वह धारण क्षमता किससे? इसमें 10% होती है। तो इसमें प्रोटीन की हम लोगों ने रेशम में बात की। पहले देखिए इसकी संरचना में ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना है, ठीक। उसके बाद क्या हमने इसमें देखा? इसमें प्रोटीन जो है वो फाइब्रिन नाम का प्रोटीन है। गोंद की बात करते हैं तो सेरेसिन नाम का गोंद है। अगर इसमें बात की जाए कौन सी दो इसमें परिसज्जा होती है, वो कौन सी होती है? फिनिशिंग इसमें कौन सी होती है? एक क्या होती है कि डिगमिंग होती है, दूसरी क्या होती है कि वेटिंग परिसज्जा होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा? ये 300 अंश फ़ारेनहाइट तक क्या होता है? ताप को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका रंग सफ़ेद होता है। लंबाई जो होती है 300 से 1800 मीटर होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इलास्टिसिटी होती है, लेकिन वूल से क्या होती है लेकिन वूल से कम होती है। चमक ज़्यादा होती है और क्या? आर्द्रता धारण भी जो होती है वो ज़्यादा होती है। 20 से कितना? 25 से 30% ये पानी अवशोषित करता है। कितना? 25 से 30% पानी अवशोषित करता है। ये 25 से 30% पानी अवशोषित करता है। कच्चे, और हमने क्या देखा कि ये इसका व्यास देखा ना, तो ये सब क्या हो गया? इतना हम लोगों ने समझा। अब आगे ये क्या है? ये सब भौतिक संरचना के बारे में थी। अब क्या देखते हैं? इसकी कुछ विशेषताएं रासायनिक। अब रासायनिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अब रासायनिक में देखेंगे तो इस पे अम्ल का जो होता है, अम्ल देखेंगे, क्षार और अम्ल का क्या होता है? प्रभाव जो होता है इस पर अच्छा पड़ता है। क्षार का प्रभाव इस पर कैसा पड़ता है? बुरा पड़ता है ना। अम्ल का प्रभाव अच्छा, क्षार का प्रभाव बुरा। और इस पे जो होती है एसिड डाई जो होती है वो अच्छी होती है। एसिड डाई आप चढ़ाने पर ये क्या होते हैं कि उसका कलर चढ़ जाता है और वो अच्छी होती है। एसिड डाई अच्छी होती है। और रेशम जो होते हैं, रेशम जो रंग को क्या करते हैं कि जल्दी ग्रहण करते हैं। रेशम रंग को जल्दी ग्रहण करते हैं, साथ ही लंबे समय तक बना रहता है। विरंजक का जो होता है, इस पे कुछ विरंजक जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ विरंजक जो ज़्यादा हाई होते हैं वो विरंजक का प्रभाव इस पे हानिकारक पड़ता है। विरंजक का प्रभाव हानिकारक पड़ता है। अब वो कौन से विरंजक हैं? वो सोडियम, दूसरा हाइड्रोक्लोराइड। इसका प्रभाव क्या होता है कि रेशम पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और क्या होता है? ये पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है, क्योंकि क्या होते हैं कि पसीने वाले स्थान पर रेशे के रंग जो होते हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं या बदरंग हो जाते हैं। पसीने वाले स्थान पर रेशे के रंग कमज़ोर व बदरंग हो जाते हैं। तो पसीने वाले स्थान पर रेशे के रंग क्या हो गए? कमज़ोर व बदरंग हो जाते हैं।
तो ये क्या हो गई, ये इसकी पूरी रासायनिक मतलब क्या, इस पर रासायनिक में क्या देखा हम लोगों ने, अम्ल का प्रभाव रेशम पर अच्छा पड़ता है, लेकिन क्षार का प्रभाव जो होता है वहीं पर बुरा पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कुछ भौतिक स्थितियों के बारे में देखा, कुछ क्या है रासायनिक देखा। तो ये जो आज हम लोगों ने रेशम का उत्पादन कैसे हुआ, कि रेशम के कीड़े की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेशम में देखिए, रेशम में उत्पादन कहाँ होता है, ये सबसे ज़्यादा जापान में, इसका जन्मदाता चीन है ना। भारत में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है रेशम का। और क्या हमने पढ़ा, कौन सा प्रोटीन है, प्रोटीन की बात करें तो रेशम में कौन सा प्रोटीन है, तो फाइब्रिन नाम का प्रोटीन है। बात करते हैं इसमें गोंद की, तो गोंद कौन सा है, सेरेसिन गोंद है, सेरेसिन गोंद है। बात करते हैं इस पे अम्ल का प्रभाव कैसा होता है, तो अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है, अम्ल अच्छा। क्षार का प्रभाव कैसा होता है, तो क्षार जो है बुरा प्रभाव पड़ता है ना। और हमने क्या समझा कि इसमें, और हम लोगों ने क्या समझा कि रेशम के बारे में, यह प्राकृतिक जगत का ये सबसे लंबा रेशा है ना, लंबा रेशा है, लंबा रेशा है। किस कीड़े से बन होता है, तो बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी, जिसका जीवन काल 2 से 3 माह होता है। इसके उत्पादन 2 होते हैं, रेशम के कीड़े के उत्पादन 2, एक क्या होता है कि इसका बॉम्बेक्स मोरी, पहले इसमें देखते हैं कि ये बॉम्बेक्स मोरी होता है और ये किस पेड़ पर रहता है, ये जो रहता है किस पेड़ पर, ये किस पेड़ पर रहता है, ये सहतूत के पेड़ पर, सहतूत के पेड़ पर। और इसको क्या बोलते हैं, मलबरी के पेड़ पर भी ना, इसका मलबरी के पेड़ पर भी रहता है ये, इसको मतलब मलबरी के पेड़ भी, सहतूत के पेड़ को मलबरी का पेड़ भी कहते हैं। और क्या होता है कि इसको, ये कौन सी रानी थी, सी-लिंग-ची, वो क्या कर रही थी, कैसे उनके मन में ये विचार आया, वो बगीचे में चाय पी रही थी, तो सहतूत के पेड़ से क्या हुआ, क्या गिरा, एक बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा गिर गया ना। और इसका जो सीरियल क्रम क्या है कि एग है, एग है, और क्या है, लार्वा है, और क्या है, प्यूपा है, और क्या है, मॉथ है ना, मॉथ है। और क्या इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का किससे प्राप्त होता है, तो प्यूपा से होता है ना। तो जो 2 उसके मुख के ऊपर जो 2 छिद्र होते हैं, वहाँ से जब लार निकलता है तो वह वातावरण में आकर सूख जाता है और कीड़ा क्या करता है, अपने ऊपर पूरा लपेट लेता है। और वह लपेट लेता है तो यह, अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें सक्रिय अवस्था कौन सी है, निष्क्रिय अवस्था कौन सी है, तो ये सक्रिय अवस्था है। क्या सक्रिय अवस्था कौन सी है, लार्वा। बात करते हैं प्यूपा की, तो प्यूपा क्या है, निष्क्रिय अवस्था है ना, प्यूपा निष्क्रिय अवस्था है। रेशम की प्राप्ति 2 प्रकार के होती है, कैसे कैसे, एक वाइल्ड होता है और दूसरा क्या होता है कि कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड ना, कल्टीवेटेड। वाइल्ड जो 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, मूंगा, टसर और अरंडी। और कल्टीवेटेड में क्या होता है, रील्ड होता है और स्पन होता है। क्या होता है, रील्ड और स्पन, स्पन, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और वो 2 हो गए। और हमने क्या देखा कि रेशम की प्राप्ति जो चीन, इसका जन्मदाता चीन है, इसकी महारानी कौन सी थी, जो मतलब ये सी-लिंग-ची ना। और अगर वस्त्रों का राजा, वस्त्रों की रानी की बात कर दी जाए तो कौन है वस्त्रों की रानी, रेशम है, वस्त्रों की रानी रेशम है ना। तो वस्त्रों की रानी कौन है, रेशम है। तो हमने इसके पूरे बेस्ट क्वालिटी का जो मतलब इसमें यहाँ प्यूपा से बेस्ट क्वालिटी का रेशम प्राप्त होता है, क्वालिटी का रेशम प्राप्त होता है ना। उसके बाद क्या है कि रेशम की जो इसका इतिहास कितना 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। और क्या करते हैं, और हमने क्या देखा कि भारत में कश्मीर और मैसूर है, तो चौथा स्थान भारत में, जो भारत का चौथा स्थान है ना, इसमें क्या है, कश्मीर मैसूर है, कश्मीर मैसूर है। और क्या हमने देखा कि इस पर कौन सी परिचर्या की जाती है, डीगमिंग की, कौन सी, डीगमिंग की ना। इसके गम को मतलब गोंद को हटाने के लिए डीगमिंग की परिचर्या की जाती है।
उसके बाद क्या होता है कि इसके मतलब इसकी वजह से क्या होता है, डीगमिंग की परिचर्या होने से उसके भार में भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, कौन सी परिचर्या करते हैं, इस पे वेटिंग की करते हैं, वेटिंग की परिचर्या करते हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा हम लोगों ने रेशम के बारे में देखा ना। तो ये जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे हैं उसमें से रेशम एक ऐसा रेशा है जिसका मेज़र किस में करते हैं, जो फिलामेंट में होता है, जो लंबे रेशे होते हैं उनको फिलामेंट में रखते हैं, और जिसका मेज़र किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। जो छोटे रेशे होते हैं उनको स्टेपल में रखते हैं और उसका मेज़र किस में करते हैं, छोटे रेशे का इंच या सेंटीमीटर में करते हैं। तो पूरा हम लोगों ने आज रेशम का चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया। ये क्या है कि जंतु जगत से प्राप्त होता है रेशम, किससे, जंतु जगत से। प्राकृतिक जगत का है ना, प्राकृतिक जगत का है, लेकिन किससे प्राप्त है, ये जंतु जगत से प्राप्त है, जगत से प्राप्त है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो हमने क्या देखा था, 95% इसमें गोंद और प्रोटीन होता है ना, मात्र 5% क्या होती हैं, इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। और अशुद्धियों में क्या होता है, जो बाहरी धूल कण मिट्टी ये सब जो फैट होते हैं ये सब होते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक जगह पे इसको बहुत पढ़ी अच्छे से। तो आज का चैप्टर ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और रेशम को और एक नाम से जानते हैं, राजसी वस्त्र के नाम से जानते हैं, राजसी वस्त्र इससे बनते हैं ना। रेशम क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है, ये बहुत ही मतलब चमकदार कपड़े इससे बनाए जाते हैं। तो आज का जो है ये पूरा मतलब चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग लिनन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी जंतु जगत से प्राप्त है, रेशम भी, लिनन जो है वो वानस्पतिक जगत से प्राप्त है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ।